नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। रॉयल एनफील्ड नाम सुन के एक अलग सी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक बाइक नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस, एक नशा, एक वे ऑफ लाइफ है। अपने रॉयल एनफील्ड वाले दोस्तों से ही पूछ लो, बिल्कुल एप्पल के फैन बॉयज की तरह होते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये कंपनी 20 साल पहले पूरा बंद होने वाला था क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस में थे, पर फिर अचानक वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पर आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मिड साइज सेगमेंट की बाइक कंपनी है। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रॉयल एनफील्ड में क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया, कैसे अपना ब्रांड बनाया, एक कल्ट बनाया, स्केल अप किया, क्या मार्केटिंग और सेल्स के स्ट्रेटेजीज अपनाए, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, बेसिकली एक डूबती हुई कंपनी को एक रॉकेट शिप कैसे बनाया। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। रॉयल एनफील्ड जैसे कि आप जानते हैं यूके की एक बहुत फेमस ब्रांड है। वर्ल्ड वॉर के टाइम में इनकी बाइक्स काफी ज्यादा यूज हुई थी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद वो इंडिया में भी अपने बाइक्स बेचने लगे। बाइक्स इतनी बढ़िया थी कि यार आर्मी भी ये बाइक्स यूज करने लग गई। और इंडिया में तो यार इनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, बट इनकी एक्चुअल कंपनी डूब गई। उसके बाद उन्होंने एचर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप किया और फाइनली 1990s में एचर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया। तब तक रॉयल एनफील्ड का बुलेट इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। उनका एक आइकॉनिक डिजाइन था, बहुत सारे फैंस थे। पर अगर आप इनके सेल्स के नंबर देखते वो बिल्कुल एक ऑपोजिट स्टोरी बता रही थी। हार्डली 2000 बाइक्स एक महीने में वो प्रोड्यूस करते थे और वो भी नहीं बिकते थे। इसका मेन रीजन ये था कि टाइम के साथ उन्होंने इनोवेट नहीं किया, नए टेक्नोलॉजीज को अपने बाइक्स में इंप्लीमेंट नहीं किया। तो डिजाइन तो आइकॉनिक था, फैंस भी बहुत सारे थे, पर सिर्फ इन्हीं चीजों से सेल्स थोड़ी अपने आप हो जाएगी जब तक आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो उसके बाद रॉयल एनफील्ड के काफी ज्यादा लॉसेज होने लगे और 2000 के अराउंड एचर मोटर्स तो यार रॉयल एनफील्ड को पूरा बंद ही करना चाहती थी। पर रॉयल एनफील्ड के सीईओ विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल, जो कि तब 26 साल के थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि यार एक मौका दो, कोशिश करते हैं रॉयल एनफील्ड को वापस पुराना आइकॉनिक ब्रांड बनाने के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला ठीक है यार, यंग ब्लड है, कुछ करना चाहता है, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है, एक मौका तो मिलना ही चाहिए। पर उस एक मौके की मदद से सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को ऐसा कमबैक कराया कि एचर मोटर्स का मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स रॉयल एनफील्ड से आते हैं। तो अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 2001 में रॉयल एनफील्ड की बाइक करीब 55,000 रुपए की आती थी और तब एचर मोटर्स का स्टॉक प्राइस करीब 18 रुपए था। तो तब अगर आप बाइक ना लेके एचर मोटर्स के स्टॉक्स खरीद लेते 55,000 के, आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती, क्योंकि यार अब एचर मोटर्स का स्टॉक प्राइस 21,000 रुपए से भी ज्यादा है। तो ये जो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आए ना, जिन्होंने सही में पैसे लगाए होंगे उनके तो यार अच्छे दिन आ ही गए होंगे। पर अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अभी 3 महीने पहले यार रिलायंस का स्टॉक प्राइस 800-900 रुपए में था और अब 2100 रुपए क्रॉस कर चुका है। तो मतलब 3-4 महीने में आपके पैसे डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया करो। जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले जल्दी से आके डीमैट अकाउंट तो बना लो और उसके बाद फिर स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करो। मैंने एक और लिंक नीचे दिया हुआ है जिसमें आप स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। 300 रुपए में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद अगर आपको सही स्टॉक प्राइस सही टाइम में मिल गया, क्या पता आपके भी अच्छे दिन आ जाए। पहला रीजन जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड कमबैक कर पाया वो ये कि सिद्धार्थ लाल रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। अब यार रिस्क लेना बोलना बहुत इजी बात है, बट एक्चुअल में रिस्क लेना काफी मुश्किल है। तो एचर ग्रुप उस टाइम में करीब 15 बिजनेस ऑपरेट करता था। सिद्धार्थ लाल ने बोला कि यार अगर हम चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड कमबैक करे, हमको पूरा फोकस रॉयल एनफील्ड में ही करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने वो किया जो कि उस टाइम में इतनी बड़ी बड़ी फैमिली बिजनेसेस कभी नहीं करती। उन्होंने 15 में से 13 बिजनेसेस बेच दिए, सिर्फ रॉयल एनफील्ड का बिजनेस और उनका कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस रखा। अब यूजुअली अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल इंसान या बिजनेसमैन क्या सोचता है कि यार जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे, हर बिजनेस में से अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हमने गेन कर लिया तो अच्छा खासा अपना बिजनेस एम्पायर बन जाएगा और सारे बिजनेस एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेशन करके काम करेंगे। बट एक्चुअली में करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उस टाइम में जब तुम चाहते हो कि यार एक कंपनी तुम्हारी कमबैक करे। और ये सिद्धार्थ लाल ने बहुत अच्छा बट रिस्की डिसीजन लिया। दूसरी जो बढ़िया चीज़ सिद्धार्थ लाल ने करी वो ये कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे रॉयल एनफील्ड के, उनको उन्होंने पहले सॉल्व किया।
जब बाइक्स लोग खरीद ही नहीं रहे, क्यों नहीं खरीदने वो पहले समझना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ लाल खुद ही बहुत पैशनेट बाइकर थे, वो खुद रॉयल एनफील्ड को काफी ज्यादा चलाते थे, तो उससे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स का आइडिया आया। उसके बाद उन्होंने कस्टमर से भी फीडबैक लिया और तब उनको पता चला कि यार बाइक में कई सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि यार वो वही पुराना इंजन यूज कर रहे थे। अब ये सारे प्रॉब्लम्स, लीकेजेस, इन सारे चीजों से मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता था। तो आप बोलोगे कि भैया आप प्रॉब्लम समझ आ गए तो इनको आराम से फिक्स कर दो, सेल्स अपना बढ़ जाएगी, बट ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के बाइक्स का डिजाइन इतना आइकॉनिक है, अगर वो ज्यादा चेंजेस करेंगे जो उनके ओरिजिनल कस्टमर्स है वो गुस्सा हो जाएंगे। तो तब भी वो कुछ मिडिल ग्राउंड लेके आए, वो इंजन में इंप्रूवमेंट्स लेके आए। गियर लीवर जो कि रॉयल एनफील्ड के राइट साइड में होता था उनको उन्होंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था। और ऐसे उन्होंने कई और चेंजेस किए, बट ऐसा नहीं है कि यार बाइक का डीएनए बदल दिया है। तो ये सारे बहुत बड़े डिसीजन थे, बट क्योंकि वो एंड गोल और कस्टमर एक्सपीरियंस पे हमेशा फोकस करते थे, इसलिए ये डिसीजन भी सक्सेसफुल हुआ। अच्छा यार, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, मैं हर दिन स्टार्टअप, बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम रील्स के भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो, आपको और स्टार्टअप से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। अब तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं, वो ये है कि यार सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड के यूएसपीज पे फोकस किया। अब होता क्या है ना, हमको दूसरों की लाइफ ना बेटर हमेशा लगती है, हमको लगता है कि यार उनकी लाइफ मस्त है, उनका बिजनेस मस्त है, हमको उनको कॉपी करना चाहिए। और उससे होता क्या है कि यार जो हमारी स्पेशलिटी है और जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, एंड में हम वो भी लूज़ कर देते हैं। अगर हम किसी और को कॉपी करेंगे, हम उनसे बेटर उनको थोड़ी कॉपी कर पाएंगे। ये सिद्धार्थ लाल बहुत अच्छे से जानते थे। और रॉयल एनफील्ड का ना ऑडियंस बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे वो अभी भी 350 सीसी से लेके 650 सीसी तक बाइक्स बनाते हैं, पर इंडिया में मोस्टली 150 सीसी, 125 सीसी, मोस्टली अंडर 200 सीसी की बाइक्स बिकती थी। और इंडिया में जो मेजर मार्केट है वो कम्यूटर का मार्केट है। सिद्धार्थ लाल ने बोला नहीं भाई, हमारा जो डीएनए, हमारी जो हिस्ट्री है, हम उसको मेंटेन करेंगे, हम अपना जो आइकॉनिक स्टाइल है उसको भी मेंटेन करेंगे। और चाहे ये मिडिल वेट बाइक्स के कैटेगरी इंडिया में छोटा हो, हम उसी पे ही अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे और उस मार्केट को ग्रो करेंगे। और हमेशा से रॉयल एनफील्ड ने लेजर मार्केट को फोकस किया, ना कि जो कम्यूटर वाला मार्केट है, ना कि जो सुपर बाइक्स वाला मार्केट है। उन्होंने बोला कि यार हम अपने मार्केट सेगमेंट में नई नई इनोवेशन करके ग्रो करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि यार उन्होंने कैफे रेसर, कॉन्टिनेंटल जीटी लॉन्च किया है, उसके अलावा एडवेंचर टूरर बाइक्स पे भी काफी ज्यादा फोकस किया है। तो ये जो सारे सेगमेंट्स है ना, इसमें नॉर्मली उनका कंपटीशन फोकस नहीं करता था, और इसीलिए इस पूरे सेगमेंट को रॉयल एनफील्ड कैप्चर कर पाया, जैसे से उनकी क्वालिटी इंप्रूव होने लगी। अब वैसे अगर आप एप्पल को देखेंगे, वो भी अपने यूएसपीज पे फोकस करता है। वो एक सेगमेंट को क्रैक करता है, उसके बाद नए नए सेगमेंट में एक्सपैंड करता है। और हर सेगमेंट में ऐसा नहीं कि यार 50-100 प्रोडक्ट्स बना लिए, कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाता है, और हर एक प्रोडक्ट इतना मस्त बनाते हैं कि यार कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है। अब जो चौथी चीज़ सिद्धार्थ लाल ने करी, और एप्पल भी काफ़ी अच्छे से करता है, वो ये कि यार उन्होंने रॉयल एनफील्ड की कल्ट बनाई। अब चाहे रॉयल एनफील्ड देखो यार एप्पल देखो, इनका नाम सुन के, इनके प्रोडक्ट्स देख के अलग से इमोशनल फीलिंग आती है। आप इनको एज अ सामान खरीदते नहीं हो, बट इनको एक्सपीरियंस करते हो। और क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो नॉर्मल इंडियन बाइक्स है उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उनको वो एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स उतना एक्स्ट्रा स्पेंड करने को तैयार हो। तो इसके लिए रॉयल एनफील्ड ने प्योर मोटरसाइकिलिंग पे फोकस किया। उन्होंने अपने शोरूम्स का एक्सपीरियंस बढ़िया किया, जिससे कस्टमर्स ब्रांड से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। इसके अलावा उन्होंने अपने कम्युनिटीज़ के भी साथ काम काफ़ी किया। वो कई सारे राइड जैसे राइडर मीनिया, वन राइड, टूर ऑफ टिबेट इत्यादि ये सब स्पॉन्सर करते हैं। और आपने खुद ही देखा होगा कि यार इतने सारे बाइक कंपनीज हैं, सबसे ज़्यादा पागलों वाला फैन फॉलोइंग रॉयल एनफील्ड का ही है। इनका अपना अलग से ट्रिप्स होते हैं, टूर्स होते हैं, और इनका कम्युनिटी एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग लेवल का होता है। तो ये चीज़ रॉयल एनफील्ड ने इतने अच्छे से इंप्लीमेंट करी कि यार जो इंडिया का मार्केट जो कि बहुत प्राइस कॉन्शियस है, वहाँ पर भी लोग इतने प्रीमियम में रॉयल एनफील्ड के बाइक्स खरीदने को तैयार है। और सिद्धार्थ लाल का कहना है कि यार अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे जो एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स प्रीमियम देने के लिए तैयार है। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा होता है उनके कॉम्पिटिशन से। नॉर्मली इनका प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% होता है, जो कि सही में यार बिल्कुल एक गजबी नंबर है इस इंडस्ट्री में। अब ये 4 चीजें करके रॉयल एनफील्ड ने कमबैक करके काफी ज्यादा सक्सेस तो हासिल कर ली, पर सिद्धार्थ लाल सिर्फ इसी में खुश नहीं थे। अब वो नेक्स्ट लेवल का ग्रो करना चाहते हैं और एक चेन्नई बेस्ड इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड को एक ग्लोबल मोटरसाइकिल ब्रांड बनाना चाहते हैं।
इसीलिए वो धीरे धीरे इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यूके में एक टेक्निकल सेंटर खोला है, वहाँ पे उन्होंने हैरिसन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स को भी एक्वायर किया है, जो कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है मोटरसाइकिल के चासीज और कंपोनेंट्स की। तो उनके इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफी ज्यादा फोकस है। और अगर अभी आप देखेंगे उनका 650 सीसी के जो बाइक्स है, कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर, उनको इंटरनेशनली भी काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और वो धीरे धीरे अभी वो यूरोप में भी एक्सपैंड कर चुके हैं, यूएस में एक्सपैंड कर चुके हैं, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वहाँ भी एक्सपैंड कर चुके हैं। तो इंडिया में भी एक्सपैंड करने के लिए वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टूडियो स्टोर्स खोल रहे हैं, जिससे कि वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ा पाएँ। और अभी उनके करीब 900 स्टोर्स हैं इंडिया में, पर इंटरनेशनली भी उनके करीब 600 स्टोर्स हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि यार वो कितना ज़्यादा इंटरनेशनली भी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा उनको जो पाइपलाइन इन्वेंट्री है वो सिर्फ 3 हफ्ते का है, मतलब 3 हफ्ते में उनके शोरूम में सारे बाइक्स बिक जाते हैं और फिर नए बाइक्स आ जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो मेड टू स्टॉक ऑर्डर्स होते थे 2 व्हीलर कंपनीज के, जिससे कि एक साथ बहुत बाइक्स बन जाती थी और फिर धीरे धीरे सेल्स होती थी, पर अगर अचानक कुछ हो गया तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। अब रॉयल एनफील्ड मेड टू ऑर्डर कर रहा है, तो मतलब जब ऑर्डर आते हैं तभी बनाना वो शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत वेटिंग टाइम होता है, पर इससे उनको कैश क्रंच बिल्कुल भी नहीं होता। और एक और जो एडवांटेज वो प्रोवाइड कर पाते हैं कस्टमर्स को, वो ये कि वो कस्टमाइजेशन काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये नॉर्मली दूसरे मैन्युफैक्चरर नहीं कर पाते, पर रॉयल एनफील्ड अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है कि यार वो अपने आइडेंटिटी के हिसाब से मोबाइल ऐप से ही अपना बाइक डिजाइन कर पाए। तो अभी तो यार मिड साइज सेगमेंट में उनका करीब 96% मार्केट शेयर है और धीरे धीरे कॉम्पिटिशन में इंडिया में बढ़ रहा है। पर रॉयल एनफील्ड भी इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में तो काफ़ी फोकस है ही। अब आगे देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड और क्या नई नई चीज़ें करता है और क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता है। तो दोस्तों ये थी केस स्टडी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक डूबती हुई कंपनी को सिद्धार्थ लाल ने कैसे कमबैक कराया। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि जो इंडियन कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर है, उनके ऊपर केस स्टडी बनाओ कि कैसे वैक्सीन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है और आधार पूनावाला वैक्सीन इंडस्ट्री के कैसे मोटा भाई अंबानी बन सकते हैं। तो इस टॉपिक पे अगर आप केस स्टडी चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।